हे गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गॉड मैकेनिक्स। तो इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेल गैमीट्स हम लोग बनाने जा रहे थे, कहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेन में एंथर पार्ट होता है, एंथर के अंदर कुछ 4 चेम्बर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स डेवलप होके बनते हैं पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन्स के अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हम पढ़ रहे थे। तो अब हम बनाएंगे, आज हमने माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ लिया था, इसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, उसकी बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन, और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। सो माइक्रोस्पोर जेनेसिस यानी द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। किससे बनते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने आपको एंथर का क्रॉस सेक्शन बनाया था। ठीक है, यहाँ पे आपको थीके दिखाए थे, दो ये थीके थे, 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका, 4 थीका, जिन्हें चैम्बर्स थे। इन चैम्बर को बोला जाता था माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसके अंदर जो टिश्यू था उसे बोला जाता था स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है ना, ये जो सेल्स हैं वो कौन से? स्पोरोजिनस सेल्स। तो हर एक जो स्पोरोजिनस सेल है, हर एक जो स्पोरोजिनस सेल है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसमें कुछ बदलाव हो जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या कहलाएगा अब? माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। ठीक है ना, यानी कि हर सेल, ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल मदर सेल, यानी वो सक्षम है माइक्रोस्पोर बनाने में, तो हम बोल रहे हैं उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल, इससे माइक्रोस्पोर बनेगा। तो हर स्पोरोजिनस सेल एक क्या है? एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है ना, सो ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। ठीक है, अब क्या होगा? अब माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। बट कैसे? तो क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस। मियोसिस का मतलब रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम, 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है ना, क्रोमोसोम जो होगा वो आधा सेट रह जाएगा। अगर डिप्लॉयड कंडीशन थी तो हैप्लॉयड हो जाएगी। ठीक है, और अगर माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस, तो माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन, क्रोमोसोम सेट बिल्कुल बराबर रहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर वो डिप्लॉयड सेल था, उसके माइटोसिस के बाद जो भी सेल बनेंगे सारे डिप्लॉयड होंगे। हैप्लॉयड सेल है, उसके माइटोसिस के बाद जो भी सेल बनेंगे सारे हैप्लॉयड होंगे। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस से क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब जरा इनकी प्लॉइडी की बात कर लेते हैं, कैसे हैप्लॉयड, डिप्लॉयड। तो आपको पता है कि कोई भी जो प्लांट है, जो मेनली एंजियोस्पर्म है या मेनली प्लांट के, ठीक है, 2 लाइफ साइकिल थी, 2 स्टेजेस थी, एक स्पोरोफिटिक फेज और एक गैमेटोफाइट। ठीक है ना, गैमेट, लो लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं आप लोग। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है 2 जनरेशन के बीच में, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में। स्पोरोफाइट सारा जितनी भी स्टेज सारी डिप्लॉयड होती है, गैमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉयड होती है। तो अब तक हम गैमेटोफाइट पे तो आए नहीं, ये सारा क्या चल रहा है? स्पोरोफाइट ही चल रहा है। रूट, लीव्स, ये सब क्या है? स्पोरोफाइट। फ्लावर क्या है? स्पोरोफाइट। फ्लावर का सारा पार्ट भी स्पोरोफाइट ही कहला रहा है। जो भी उसके सेल है सारे के सारे कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। फ्लावर में ही तो एंथर है, एंथर में ही तो ये स्पोरोजिनस सेल है, सारे के सारे कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कैसे हैं? डिप्लॉयड ही थे। ठीक है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पॉलन मदर सेल्स आर डिप्लॉयड। अब बताओ, मियोसिस हो जाएगा तो जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? हैप्लॉयड बनेंगे। ठीक है ना, तो यह ठीक है। सो यहां पे क्या बोला? पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल है, सारे के सारे सेल। अब इसमें क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। ठीक है ना, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। और आपको पता है 4 सेल्स बनेंगे और वो 4 सेल्स क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोर्स कहलाएंगे।
और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना? सो द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना? इस प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाएगा। तो देखिए, ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं, ये चारों के चारों जुड़े होते हैं। तो ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, ये चारों के चारों पहले जुड़े हुए होते हैं। ठीक है? ये 4 जो सेल बने हैं डिवीजन के बाद, ये चारों जुड़े होते हैं। अब कैसे कैसे होते हैं वो आपको अभी नहीं, नीट की सीरीज में पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन यहाँ पे जब, क्योंकि नेट इसमें एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। ठीक है ना? तो ये जो चारों के चारों सेल्स होते हैं, मतलब अभी मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ मोनोकॉट्स की तरह। ठीक है? ये जो चारों, ये 4 जो माइक्रोस्पोर बने हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ये चारों के चारों अभी जुड़े हैं। किसकी मदद से? कैलोज की लेयर की मदद से। इनके बीच में कैलोज है, और कैलोज की वजह से ये जो चारों सेल हैं, ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं, ये जुड़े हुए हैं। ठीक है? ये पूरे 4 का सेट है, इसको बोला जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोला जाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है ना? ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने आर क्लस्टर्ड, गुच्छे में हैं, जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैलोज। इस कैलोज की लेयर से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें क्या बोला जा रहा है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला जा रहा है। इसके बाद क्या होगा? जैसे एंथर मैच्योर होगा, एंथर बड़ा होगा, डिहाइड्रेट होना की बारी आएगी। ठीक है? जैसे एंथर मैच्योर होगा, तो आपको पता है, मैंने याद करो, मैंने बोला था लास्ट लेक्चर, अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं, कैलेज एंजाइम जो कौन बना रहा था? टैपिटम। टैपिटम बना रहा था कैलेज एंजाइम, और मैंने बताया था कैलेज क्या करता है कि एंजाइम में एज लगा होता है, उसी को डाइजेस्ट करता है। कैलोज को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम कैलेज, कैलेज को डाइजेस्ट करेगी और ये हट जाएगा, तो चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाएंगे। तो चारों माइक्रोस्पोर्स अलग हो गए क्योंकि कैलेज एंजाइम ने, जो कि टैपिटम से बनी है, ये जो वॉल है वो टैपिटम है, टैपिटम। ठीक है ना? जिससे कैलेज एंजाइम अंदर गई, इसने कैलोज को डाइजेस्ट कर लिए, चारों माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो गए। अब ये कहला रहे हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है ना? अभी पूरा टेट्राड था, अभी हो गए माइक्रोस्पोर्स, और यही माइक्रोस्पोर्स डेवलप कर जाएंगे, इनके ऊपर अच्छी खासी वॉल बन जाएगी। ठीक है ना? 2 वॉल बन जाएंगी, और साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, काफी डेवलपमेंट होंगे, काफी चेंज होंगे, और फिर ये कहलाएंगे पॉलन ग्रेन्स। क्या कहलाएंगे? पॉलन ग्रेन्स। यानी माइक्रोस्पोर्स में थिक वॉल्ड बन जाएंगी, डेवलप हो जाएंगे, तब ये कहलाएंगे पॉलन ग्रेन्स। यानी हम बोल सकते हैं थिक वॉल्ड डेवलप्ड माइक्रोस्पोर्स आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। ठीक है ना? माइक्रोस्पोर्स ही डेवलप, तो पॉलन ग्रेन तक तो हो गया। अब पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनता है, वो पढ़ेंगे आगे कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट कैसे बनता है। तो पहले हम जरा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ लें कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है ना? तो इसमें भी सेम आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। ये सब कभी मैं कम लिखता हूं यहाँ पे क्योंकि टाइम भी बच जाए, क्योंकि सब कुछ नोट्स में लिखा ही होगा। यहाँ पे आप बस पढ़ते रहिए, अच्छे से दिमाग में बैठाइए, बोर्ड की तरफ देखते रहो, वरना बच्चे नोट्स बनाने के चक्कर में समझ नहीं पाते बोर्ड पे। ठीक है ना? तो आप बस समझते चलो, नोट्स प्रॉपर बने आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बस समझने का काम है। क्वेश्चन और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है ना? अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो बन गए थे, पॉलन क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स ही डेवलप होके पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं। माइक्रोस्पोर किससे बने हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है? स्पोरोजिनस सेल ही डिफरेंशिएट होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहला रहा है। ये सब बातें हो गई। तो पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, स्फीयर होते हैं, बॉल जैसे होते हैं। डायमीटर की बात करूं तो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। इनके अंदर क्या बन रहा है? मेल गैमीट बन रहा है, और गैमीट जिनके अंदर बनता है उसे क्या बोलते हैं? गैमीटोफाइट। तो जो मेल गैमीट इनके अंदर, उसे क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन को मेल गैमीटोफाइट। ठीक है ना? सो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमीटोफाइट।
ठीक है ना। एक्चुअली गैमेट फिर मेल गैमेटोफाइट, अभी तो गैमेट के अंदर बना नहीं है, तो ये मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है पॉलन ग्रेन, ठीक है ना, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसकी 2 वॉल लेयर्स होती हैं, इसके और पास 2 वॉल होती हैं, इसके और पास 2, मैंने बोला था ना माइक्रोस्कोप के ऊपर भारी बड़ी बड़ी मतलब मोटी वॉल्स बन जाएंगी, तो 2 वॉल होती हैं, 2 वॉल लेयर्स, एक बाहर और एक अंदर। जो आउटर वॉल होती है उसको बोला जाता है एक्साइन, जो अंदर वॉल होती है उसे बोला जाता है इंटाइन, ठीक है ना। अब जरा एक्साइन इंटाइन की बात कर लेते हैं। जो एक्साइन होती है काफी हार्ड होती है, ठीक है ना, टफ होती है, ऑर्नामेंटेड होती है, हार्ड, ऑर्नामेंटेड, थिक, और बताऊंगा अभी ये कैसी होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, सॉफ्ट होती है, देखिए तो हार्ड ठीक है, थिक का समझ में मोटा है। ऑर्नामेंटेड का मतलब क्या है, ऑर्नामेंटेड का मतलब होता है, यानी कि ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, साज सज्जा के, ठीक है ना, जब हीरे जवाहरात ऑर्नामेंट्स, तो यानी कि जो डिजाइन जो बाहर से दिखता है वो काफी डिजाइन वाला दिखता है, तो वो जो पूरी डिजाइन होती है पॉलिन की आउटर सरफेस की, वो आउटर वॉल किसके एक्साइन है, तो एक्साइन ही डिजाइन वाली होती है। ये सब पॉलिन में काफी कुछ होता है, वो पैलाइनोलॉजी में, पॉलिन की स्टडी को पैलाइनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो काफी कुछ है पॉलिन के बारे में, आपके बाद अभी है नहीं सिलेबस में, तो उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो ऑर्नामेंटेड का मतलब डिजाइन है पूरे पॉलिन पे, जो बाहरी अलग तरीके के होते हैं, हर पॉलिन अलग तरीका दिखता है हर स्पीसीज का, ठीक है ना। तो वो सब इसमें से ऑर्नामेंटेड, यानी यही डिजाइन है, वो तो सिंपल है, वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जो इंटाइन होता है, ठीक है ना, इंटाइन ही बाद में ग्रो करके पॉलिन ट्यूब बनाती है। तो फंक्शन भी पूछे जाते हैं पॉलिन ग्रेन के हर एक पार्ट के, चलो वो लास्ट में डिस्कस कर लूंगा मैं, ठीक है। एक्साइन की भी और लेयर्स होती है, सब डिवाइडेड होती है, तो वो सब आपके में नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो आपको फिर से बता रहा हूँ, जो नीट की सीरीज स्टार्ट होगी उसमें बात करेंगे। अभी सिर्फ हम बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी की बात करेंगे। सो एक्साइन हार्ड, ऑर्नामेंटेड, थिक, जो इंटाइन होगी वो डेलिकेट होगी, थिन होगी, फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बनी किसकी है। जो एक्साइन बना है, मैं आपको बता चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं, वो बना है स्पोरोपोलेनिन का, ठीक है। मैंने वहां पे लिखा था टेपिटम बनाती है, टेपिटम एक केमिकल बनाती है स्पोरोपोलेनिन, जिससे कि पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर बनी होती है। आउटर लेयर का नाम क्या है, एक्साइन। तो स्पोरोपोलेनिन से बना, स्पोरोपोलेनिन कहां पे बना है, टेपिटम में। टेपिटम का दूसरा फंक्शन है ना, टेपिटम से क्या बनी है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ने बनाई है पॉलन की आउटर वॉल। एक क्वेश्चन भी था शायद आपके, उसमें आपको क्वेश्चन मिला होगा कि टेपिटम का फंक्शन बताओ पॉलन ग्रेन वॉल बनाने में, तो आपने वहां नरिशमेंट लिखा होगा तो गलत हो जाएगा, वो साफ साफ कह रहा है पॉलन ग्रेन वॉल बनाने में, तो आप बताओगे कि वहां पे स्पोरोपोलेनिन बनता है जिससे आउटर वॉल बनती है, ये सब लिखना था, ठीक है। सो मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें इंटाइन की, तो ये किससे बना होता है, ये बनी होती है सेलुलोज से, पेक्टिन से, सेलुलोज और पेक्टिन, ठीक है ना, से बनी होती है। इंटाइन बनी है सेलुलोज और पेक्टिन से, एक्साइन बनी है स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। तो जरा स्पोरोपोलेनिन की बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में काफी बार पूछा जाता है, काफी फेवरेट क्वेश्चन है उनका। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट नोन, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं अभी मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये तो पता है कौन बनाता है, टेपिटम। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, अच्छा इसको रेजिस्टेंट क्यों बोला जा रहा है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या है। अच्छा ये बनता कैसे है, तो कैरोटिनॉइड पिगमेंट से बनता है, आपको पता है पत्तियों में पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटिनॉइड और ये सब, ठीक है। तो कैरोटिनॉइड्स के पॉलीमराइजेशन से, ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन से स्पोरोपोलेनिन बनता है। फिर से आप एक काम करनी है ना, तभी ज्यादा नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट का मतलब क्या है, ऐसे विरोध, किसका विरोध कर रहा है, यानी कि हाई टेम्परेचर झेल सकता है, काफी ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा,
एसिडिटी, कितनी भी ज्यादा एसिडिक नेचर हो जाए, चाहे बेसिसिटी में कहीं पे भी डाल दो, उसको कोई डिग्रेड नहीं कर पाएगा। आज तक कोई ऐसी एंजाइम नहीं पाई गई है जो कि स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर दे। टेम्परेचर में नहीं बन रहा है, टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हाई का, ना ही एसिड का पड़ रहा है, ना ही बेस का पड़ रहा है, ना ही कोई एंजाइम डाइजेस्ट डिग्रेड कर सकती है। इस वजह से इसको बोला गया मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इसकी वजह से इसका देखिए रोल, देखिए इसका फायदा क्या हुआ कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो फॉसिल्स की तरह काफी सालों तक प्रिजर्व रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि भाई इनको फॉसिल्स क्या होते हैं जो काफी टाइम के लिए दबे रहे, जो बाद में आपको मिले, जिनसे आप पता कर सकते, तो काफी मदद मिलेगी ना इससे कि बहुत सालों पहले में कहीं पॉलन तो वैसा का वैसा रहेगा, खुदाई हुई, कभी किसी को कोई पॉलन मिला, ठीक है ना। तो ये पॉलन की हम एज तो पता कर लेंगे, रिएक्टिव डेटिंग और बहुत सारे डेटिंग के मेथड्स हैं, एज पता कर लेंगे तो हमें पता चलेगा ये प्लांट इतना पुराना भी था, तब भी ये एग्जिस्ट करता था, इतने साल पहले भी। तो फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व रह सकते हैं पॉलिन्स, क्यों? ड्यू टू द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल की जो उनकी वॉल है आउटर, किसकी? स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन की वजह से ही वो काफी सालों तक फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व रह सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये इसका आउटर स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब अंदर की बात करते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट बनेगा। तो हम बात करते हैं मेल गैमीट कैसे बनता है, ठीक है ना, मेल गैमीट का बनना। तो आउटर वॉल एक्साइन, इनर वॉल इंटाइन, ठीक है। अब बात करेंगे कैसे गैमीट बनेगा। अच्छा, गैमीट से मेरी बात सुन लो कि जो इंटाइन है वो तो कॉन्टिन्यूस लेयर है, यानी पॉलन ग्रेन है, जैसे ये मैं पॉलन ग्रेन बोल रहा हूं, ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो जो इंटाइन है वो तो कॉन्टिन्यूस है, यानी पॉलन ग्रेन को अंदर से पूरा सराउंड कर रही है। ये पिंक से मैं आपको दिखा रहा हूं इंटाइन, ठीक है, ये तो आपको कंप्लीटली सराउंड कर रही है। लेकिन जो एक्साइन होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, कहीं कहीं पे नहीं होती, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको यहां पे ऐसे डिजाइन ऐसे करके दिखा रहा हूं एक्साइन को, ठीक है। तो देखिए तो यहां पे ये देखिए आप कि ग्रीन से एक्साइन है और पिंक से इंटाइन है। तो देखा कहीं कहीं पे जो एक्साइन, इंटाइन तो सब जगह है, पिंक तो सब जगह है, यहां पे आपने देखा एक्साइन नहीं है। तो जो यहां पे एक्साइन नहीं होती, इन जगहों को बोला जाता है जर्मपोर। क्या बोला जाता है? जर्मपोर, ठीक है। जर्मपोर क्या होती है? वह जगह होती है जहां पे एक्साइन काफी थिन है या फिर है ही नहीं, ठीक है ना, उन जगहों को बोला जाता है जर्मपोर। इसका काम क्या है, इससे क्या होगा? देखो मैंने भी बोला ना, इंटाइन जो होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वही ग्रो करके पॉलन ट्यूब बनाती है। तो पॉलन ट्यूब निकलेगा कहां से भाई? इतनी हार्ड सब्सटेंस अगर ऊपर लगा रहेगा तो उसको पार तो कर नहीं सकता, वो तो बहुत सॉफ्ट है। तो कुछ जगह पे एक्साइन नहीं होती, वहीं से पॉलन ग्रेन निकल, वहीं से पॉलन ट्यूब निकलता है। इंटाइन वहीं से आउट ग्रो करके अब ये पॉलन ट्यूब बनाती है, ठीक है ना। तो एक्साइन कॉन्टिन्यूस नहीं होती, कहीं कहीं पे नहीं होती है, काफी थिन होती है, और जगह को बोला जाता है जर्मपोर। अब फिर से वही बात, थोड़ा और होता है इसमें, लेकिन आपके एनसीडी नहीं है। जर्मिनल फरो एंड मोनोकोट्स में बोला जाता है, ठीक है। जर्मपोर एक से ज्यादा हो सकते हैं, तीन होते हैं मैंने डाइकोट्स में, ठीक है। तो वहां से पॉलन ट्यूब मतलब इंटाइन ग्रो करके बाहर पॉलन ट्यूब बनाती है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट कैसे बनता है, ठीक है ना, यानी मेल गैमीट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट का बनना, आपको पता है कि मेल गैमीट में छोटा होता है, फीमेल गैमीट बड़ा होता है। मेल स्पोर छोटे थे तो माइक्रोस्पोर बोला था, ऐसे मेल गैमीट छोटा तो उसे छोटा है तो उसे माइक्रोगैमीट बोल रहे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, तो मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोगैमीट भी बोल सकते हैं। तो माइक्रोगैमीट का बनना यानी कि माइक्रोगैमीटोजेनेसिस, ये टर्म शायद आपकी बुक में नहीं है, तो आप इसे ऐसा भी है छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसे वैसे मतलब भी नहीं है। माइक्रोगैमीटोजेनेसिस, ठीक है, मेल गैमीट का बनना। तो कैसे बनता है मेल गैमीट, देखिए। तो जो हमारे ये एंथर, ठीक है, तो एंथर के अंदर तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन के लिए बता दे रहा हूं बस, ठीक है। एंथर है, तो यहां पे हमने क्या देखा? माइक्रोस्पोर्स बन गए, माइक्रोस्पोर डेवलप हो गए, उनके ऊपर आउटर वॉल बन गई, इनर वॉल बन गई, ठीक है।
ये इंटाइन बन गई, ये एक्साइन बन गई, ठीक है ना। तो ये पॉलन ग्रेन बन गया। अब देखो क्या होगा, पॉलन ग्रेन में अंदर होगा एक अनइक्वल डिवीजन, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन कौन से टाइप का होगा, माइटोसिस या मियोसिस, माइटोसिस। और माइटोसिस कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर बराबर रहेंगे। तो आपको पता है पॉलन ग्रेन एन था तो भी हैप्लॉइड ही रहेगा। तो दो डिवीजन हो जाएगा सेल। अनइक्वल का मतलब एक बड़ा सेल बन जाएगा और एक छोटा सेल बन जाएगा, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल, ठीक है। जो बड़ा सेल है उसको बोला जाएगा वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल भी बोला जाता है, और एक छोटा सेल बन जाएगा जिसको बोला जाएगा जनरेटिव सेल। अब भी मेल गैमेट नहीं बनेगा, दो सेल बने, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है ना। तो ज्यादातर प्लांट्स में 60% से लगभग 60%, मोर देन 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन इसी स्टेज में एंकर डिहाइड्रेट हो जाता है, डिहाइस हो जाता है, फट जाता है, और पॉलन ग्रेन इसी स्टेज में निकल जाते हैं। इस स्टेज को बोला जाता है टू सेल स्टेज। दिख रहा है, दो सेल हैं, कौन कौन से, एक वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। तो इस स्टेज, पॉलन ग्रेन की स्टेज को बोला जाता है, या मेल गैमेटोफाइट की इस स्टेज को बोला जाता है टू सेल स्टेज। जब दो स्टेज है तो ज्यादातर पॉलन ग्रेन इसी स्टेज में एंकर से फट के बाहर निकल जाता है। लेकिन अब मेल गैमेट तो बना नहीं, वो कब बनेगा, तो पॉलिनेशन हो गया, ठीक है ना। ये ट्रांसफर हो गया किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, पॉलन लैंड कर गया, उसके बाद आपको पता है पॉलन ट्यूब बन गया। अब पॉलन ट्यूब जब बन रहा होता है, जब बढ़ रहा होता है, जब इसके अंदर पॉलन ग्रेन जा रहा होता है, तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, ठीक है ना। तो ये मेरा पॉलन ग्रेन है, ठीक है ना। जब ये अंदर बढ़ रहा है, जब ये अंदर जा रहा है, सॉरी पॉलन ग्रेन होना जाएगा अंदर, पॉलन ग्रेन तो यही रह गया, पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ट्यूब अंदर जा रहा है, पॉलन ट्यूब अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तब इसने यहां पे वेजिटेटिव सेल निकल गया, और वेजिटेटिव सेल तो यही रह जाता है। अच्छा, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा तो लेकिन सुन लो। तो यानी कि मैं इतना बता दे रहा हूं बस, जो मेल गैमेट बनेगा वो लैंडिंग के बाद बनेगा, स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद बनेगा, वो समझा दूंगा आगे, ठीक है। लेकिन 40% में क्या होता है सर, 60% में तो ऐसा होता है, 40% में क्या होता है, 40% में पॉलन ग्रेन निकलने से पहले उसमें एक और डिवीजन होता है, एक और डिवीजन होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, देखो ये जनरेटिव सेल है, वो दो भाग में टूट जाता है। जनरेटिव सेल भी दो में टूट जाएगा, और वो दो क्या कहलाएंगे, मेल गैमेट्स। तो चलो मैं पहले इन दोनों के यहां पे लिख ही देता हूं उसको रिटन फॉर्म में, फिर आगे पूरा समझा दूंगा डायग्राम से कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है ना। यानी जो ट्यूब सेल है, तो ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल, ये क्या बनाएगा आगे, पॉलन ट्यूब बनाएगा, तभी इसे ट्यूब सेल बोला है। आगे यही बढ़ के ऐसे इंटाइन इसी के ऐसे बढ़ के पॉलन ट्यूब बना देगी, ठीक है। जनरेटिव सेल क्या बनाएगा, आगे चल के दो मेल गैमेट्स बनाएगा। आपको बताएगा दो मेल गैमेट बनते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं आप 10th क्लास में, दो मेल गैमेट बनाएगा। अच्छा, तो कभी ये पूछ लिया जाता है कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाओ और उसके सभी चीजों के फंक्शन बताओ। तो ये रहा पॉलन ग्रेन, एक्साइन का फंक्शन बोल दोगे, आउटर वॉल है, इसको प्रोटेक्ट करती है। इंटाइन का फंक्शन बता दोगे, इंटाइन इनर वॉल है, ये पॉलन ट्यूब की तरह बढ़ जाती है। एक बड़ा सेल है वेजिटेटिव सेल, वो मतलब वो भी वही पॉलन ट्यूब बना रहा है, उसी से पॉलन ट्यूब बनता है, ऐसे निकलता है। जनरेटिव सेल, इसमें डिवीजन के बाद दो मेल गैमेट बना देता है, ठीक है। तो ये सब इसके फंक्शन हो गए। तो टू सेल स्टेज का मतलब, ठीक है, यानी कि क्या होता है जनरली पॉलन ट्यूब के अंदर एक माइटोटिक डिवीजन होगा जिसमें एक अनइक्वल डिवीजन होगी, बड़ा सेल छोटा सेल, बड़े सेल को वेजिटेटिव सेल, छोटे सेल को जनरेटिव सेल। फिर पॉलन यहां से शेड कर जाएगा, झड़ जाएगा। इस स्टेज को बोला टू सेल स्टेज, द फॉल में दो सेल होंगे, ये 60% में होगा। बचे 40% में क्या होता है, थ्री सेल स्टेज। कौन से 3 सेल होंगे उसमें, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक ये जो जनरेटिव सेल है, अब ये दो में डिवाइड हो गया है, दो मेल गैमेट बना लिए। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, 3 सेल स्टेज। एक तो ये रहा हमारा वेजिटेटिव सेल, इसका न्यूक्लियस, और इसके अंदर प्रेजेंट है दो छोटे छोटे मेल गैमेट, 3 सेल हो गए, 1 2 3। इस स्टेज को क्या बोला जाएगा, 3 सेल स्टेज। तो 3 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन का मतलब
एक जनरेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमेट। 2 सेल स्टेज का मतलब 1 जनरेटिव सेल प्लस 1 वेजिटेटिव सेल, ठीक है ना। 1 वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमेट, और यहां पे 1 जनरेटिव सेल प्लस 1 वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल तो वैसा का वैसे ही है ना, जनरेटिव सेल 2 में टूट गया, तो यहाँ पे जनरेटिव सेल नहीं बचा, वो तो 2 मेल गैमेट बढ़ गया, ठीक है। तो ये हो गया 60%। अब मैं जरा पूरे डायग्राम से आपको डेवलपमेंट दिखाता हूं ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन का पूरा डेवलपमेंट, ठीक है। डायग्राम से आपको दिखाता हूं क्या क्या हुआ। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, या बोलो डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। डेवलप हो रहा है, गैमेट बनाएंगे उससे, तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो देखिए ये हमारा माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनता है, तो क्या होगा, जैसे इसकी जो वॉल है वो धीमे धीमे करके डिफरेंशिएट होना चालू करेगी इस पे, ठीक है। एग्जाइन बनना चालू, तो अभी तो सिर्फ आधा सी वॉल बना दो, ज्यादा एग्जाइन ना दिखाना, क्योंकि स्पोर पहले इस पे जमा होना चालू हो रहा है, ये बड़ा होना चालू हो रहा है, इसमें बन जाएंगे वैक्यूल। तो देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस है वो साइड में खिसक जाएगा, इसका न्यूक्लियस साइड में खिसक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे बन जाएंगे वैक्यूल। क्या बन जाएंगे, 2 बड़े बड़े वैक्यूल बन गए, जिसकी वजह से वैक्यूल के बनने की वजह से, वैक्यूल की बनने की वजह से इनका न्यूक्लियस खिसक गया साइड में, और अच्छी खासी डिफरेंशिएटेड 2 वॉल भी आ गई, अंदर वाली इंटाइन एंड आउटर एक्साइन, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो, फिर वही अनइक्वल डिवीजन होगा इसके अंदर, ये डिवीजन होगा तो एक बड़ा एक छोटा सेल, 2 सेल बनेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या माइक्रोस्पोर है, इससे डेवलप हो गया पॉलन ग्रेन बन गया। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, तो एक बन जाएगा बड़ा सेल और एक बन जाएगा छोटा सेल, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सब कुछ पता ही है, स्पिंडल्स बनते हैं, फिर डिवीजन हो जाता है, तो वो सब नहीं दिखा रहा। सिमेट्रिक स्पिंडल बनेंगे इधर, एक बड़ा सेल, न्यूक्लियस भी बड़ा, एक बड़ा न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस, सेल डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे ऐसे करके 2 सेल बन गए, ठीक है। बड़ा सेल छोटा सेल, इसमें वैक्यूल है, छोटे वाले सेल में वैक्यूल नहीं है। छोटे वाले सेल को क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल, बड़े वाले सेल को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल काफी भरा पूरा है, इसमें रिजर्व फूड है, सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद ये तो वही, ठीक है ना। अब क्या होता है देखो, इसके बाद क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल है, इसके और पास फिर से कैलोस की वॉल बन जाती है। क्या बन जाती है, कैलोस की वॉल। तो वो आपकी बुक में नहीं लिखा जा रहा, तो मैं आपको यही समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो इसके और पास बन जाएगी कैलोस की वॉल। जनरेटिव सेल के और पास क्या होगा, ये छोटा ऐसे थोड़ा छोटा सा हो जाएगा, ये पूरा क्या है, वेजिटेटिव सेल है, इसमें वो है वैक्यूल। तो ये रहा हमारा क्या है, जनरेटिव सेल, इसके और पास बन गई कैलोस की वॉल। तो अब इससे पहले जुड़ा था ना, पॉलन की आउटर वॉल से जुड़ा था, लेकिन अब हट जाएगा वॉल के चक्कर में, फिर धीमे धीमे क्या होगी, वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब बताओ, इससे तो छूट ही गया था, तो फाइनली क्या होगा, ये इसके अंदर ही आ जाएगा, जनरेटिव सेल के अंदर पहुंच गया हमारा वेजिटेटिव सेल, सॉरी वेजिटेटिव सेल के अंदर पहुंच गया हमारा जनरेटिव सेल। स्पिंडल शेप है ऐसा लंबा सा, ठीक है ना, इसके अंदर ही। तो देख रहे हो, वेजिटेटिव सेल के अंदर ही उसी के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल आ गया, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, और जो ये इसका न्यूक्लियस है वो असिमेट्रिक, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, असिमेट्रिक इर्रेगुलर न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपके 2 सेल हैं, ये रहा वेजिटेटिव सेल और ये रहा जनरेटिव सेल, ठीक है ना। अब क्या होगा उसके बाद, आपको पता ही है, यहां से ये जहां पे जर्मपोर होगा, मानो यहां पे जर्मपोर है, तो यहां से ये तो एक्सटेंड कर जाएगा वेजिटेटिव सेल, वो बनाएगा पॉलन ट्यूब, और जनरेटिव सेल ये रहा। तो जनरेटिव सेल कभी कभी तो पॉलन ऐसे शेड हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, जनरेटिव सेल 2 भाग में, यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। पहले इसका न्यूक्लियस बढ़ता है आगे, ये ट्यूब सेल का ट्यूब न्यूक्लियस ये आगे बढ़ रहा है, पीछे पीछे ये आ रहा है, और फिर ये 2 भाग में, ये इसमें फिर डिवीजन हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, 2 मेल गैमेट बना लेगा,
तो जहां पे 3 सेल्ड में होगा तो वहां पे तो पहले ही बन जाएगा, पॉलन ग्रेन के झड़ने से पहले ही यहां पे ये टूट जाएगा, 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। लेकिन अभी मैं एक पॉलन ग्रेन दिखा रहा हूं 2 सेल्ड स्टेज में, 3 सेल्ड होते तो क्या होता, ये भी टूट के यहां पे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 सेल्ड, अब इसके बाद और जिसमें 2 सेल्ड में होता है वो जाके स्टिग्मा पे फिर 2 में टूटता है, 3 सेल्ड में पहले ही, पॉलन के झड़ने से पहले ही वो 3 में बढ़ गया है, 2 मेल गैमेट भी बन गए हैं जनरेटिव सेल से, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बनता है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिफरेंस, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिफरेंस, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है। इसमें आपको दिख रहा है वैक्यूल है, ये वैक्यूलेटेड है, इसमें वैक्यूल नहीं है। वेजिटेटिव सेल में काफी रिजर्व फूड होता है, काफी बड़ा दिख रहा है ना, इसमें काफी फूड स्टोर है, अनसैचुरेटेड फैट स्टोर है, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स स्टोर है, प्रोटीन स्टोर है, लेकिन जनरेटिव सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। चौथा इसका फंक्शन लिख दो कि ये तो बनाएगा आगे जाके पॉलिन ट्यूब और ये आगे जाके बनाएगा 2 मेल गैमेट। और याद रखना यहां पे मेल गैमेट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, जो चल ना सके। अपना मेल गैमेट जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है, उसके नीचे टेल होती है, फ्लैजेला, ये मोटाइल होता है, लेकिन इनका कैसा होता है प्लांट्स का, नॉन मोटाइल। तभी तो उसके लिए पॉलिन ट्यूब जाई जा रही है, तभी तो पॉलिनेशन करके जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अब यहां पे कुछ छोटी से टॉपिक्स हैं 4, एक है पॉलिन का इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो मैं अगर आपको ओरली बता ही दे रहा हूं, पॉलिन में आपने देखा कि यहाँ पे प्रोटीन स्टोर है, स्टार्च स्टोर है, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड फैट स्टोर है, काफी कुछ स्टोर है। इस वजह से पॉलिन क्या होता है, पॉलिन को एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, एज अ फूड सप्लीमेंट। लोग पॉलिन टैबलेट्स आती हैं उनको लेते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, क्योंकि इनमें काफी रिजर्व फूड है, ठीक है ना। इस वजह से रेस के घोड़े एथलीट्स, ठीक है, वो सब पॉलिन टैबलेट्स अगर लें तो देखा हमने उनकी परफॉर्मेंस बढ़ी है ना, फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज होते हैं। दूसरी बात सनस्क्रीन, पॉलिन ग्रेन से सनस्क्रीन्स बनी है, क्योंकि होता क्या है, देखो जो पॉलिन ग्रेन के और पास मैंने बताया था आपको पॉलिन किट बन जाती है, येलोइश सब्सटेंस, वो क्या होता है, वो बनता है किससे, कैरोटेनॉइड से, और कैरोटिन और स्पोरोपॉलिन भी किससे बना है, कैरोटेनॉइड से। और कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं, आपको पता है कि वो जो सन से प्रोटेक्ट करते हैं, यूवी रेज को आने देते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, इवन क्लोरोफिल को भी, तो ये सनस्क्रीन की तरह मदद करता है, ठीक है। पॉलिन ग्रेन सनस्क्रीन में इस्तेमाल होते हैं ताकि हम सन से ब्लॉक कर देते हैं सन की रेज को, यूवी रेज को, तो सनस्क्रीन की तरह यूज होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिन के इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं पॉलिन एलर्जी की। तो एलर्जी आपको पता है हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा काफी फालतू का रिस्पॉन्स देना, ज्यादा रिस्पॉन्स देना, जरूरत नहीं होती कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स देना, वो एलर्जी कहलाता है। तो काफी पॉलिन ग्रेन्स, काफी स्पीसीज के पॉलिन एलर्जिक होते हैं। मेन आपका वो होता है पार्थेनियम, जिसको कॉमनली कैरेट ग्रास बोला जाता है, इससे पॉलिन एलर्जी होती है। मेनली ब्रोंकस के कुछ डिसऑर्डर्स भी, डिसीजेस भी हो जाते हैं, ठीक है। पार्थेनियम हुआ, और भी प्लांट्स हैं उनके भी, इससे हे फीवर होता है। हे फीवर क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं पॉलिन की वजह से, पॉलिन एलर्जी, हे फीवर कहलाता है उसे। पार्थेनियम हुआ, ठीक है, चीनोपोडियम, सोरगम, इन सब के पॉलिन्स भी कैसे होते हैं, एलर्जिक होते हैं। अब एक है पॉलिन वायबिलिटी। पॉलिन वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, इससे सवाल आ जाते हैं, काफी बार आ चुके हैं, इन दोनों से तो नहीं आते। जहां तक पार्थेनियम आया था कैरेट ग्रास, ये क्या हुआ था हमारे इंडिया में, कैसे आया था, जो इंपोर्टेड जो वीट इंपोर्ट हुआ बाहर से, उसके साथ एज अ कंटेमिनेंट आ गया था, मतलब उसके संग ऐसे ही आ गया था, जिसके चक्कर में अब आज तो सब जगह कैरेट ग्रास एक वीड है, ठीक है। वायबिलिटी क्या होता है, पॉलिन कितने टाइम तक फंक्शनल रह सकता है प्लांट से झड़ने के बाद, ठीक है ना। द टाइम पीरियड फॉर विच द पॉलिन ग्रेन्स कैन रिमेन फंक्शनल और वायबल, उसको बोलते हैं वायबिलिटी। किस पे डिपेंड करती है, एक तो किस प्लांट का है, एक तो जेनेटिक, उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, दूसरी बात कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे करती है, जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। 2 एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। बाकी तो खुद की जेनेटिक में उस पर डिपेंड करती है, जेनेटिक्स पे, ठीक है ना। कुछ प्लांट्स की तो काफी कम होती है, जैसे कि लगभग 30 मिनट से भी कम, जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, इनके पॉलन तो बस 30 मिनट तक वायबल रह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा,
और लेकिन और कुछ स्पीसीज है जैसे कि रोजेसी में रोज आता है, ठीक है ना। सोलेनेसी आलू की फैमिली, आलू वगैरह, आलू टमाटर सोलेनेसी में आते हैं। फेबेसी मटर चने की फैमिली। इन सबके कुछ महीनों तक भी पॉलन वायबल रहते हैं, ठीक है। तो पॉलन वायबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर पे किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे। लास्ट आपका बचा है पॉलन बैंक्स। तो क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा ब्लड बैंक, ऐसी पॉलन बैंक्स, ठीक है ना। तो पॉलन को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। कैसे प्रिजर्व करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर हम पॉलन को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे और कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं। स्पर्म बैंक्स होती हैं, ठीक है, ब्लड बैंक्स होती हैं। तो ऐसे ही पॉलन बैंक्स, ठीक है ना। तो पॉलन को स्टोर करते हैं ताकि उसको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सके। तो क्वेश्चन काफी बार आता है, कैसे पॉलन को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। पॉलन कैन बी स्टोर्ड एट लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। इसका इंपॉर्टेंस का क्या फायदा होगा, हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इनका यूज ले सकते हैं। क्रॉप ब्रीडिंग, जैसे कि आप एक क्वेश्चन भी आता है ऐसे करके कि मानो दिल्ली में कोई प्लांट है, उसको तुम्हें क्या मुंबई में दूसरा प्लांट है, क्या पॉलिनेट करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। पॉलन को इसको प्रिजर्व करो और उसको वहां पे जाके पॉलन को जाके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करो, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अच्छा, इस प्रिजर्वेशन को बोला जाता है क्रायो प्रेजर्वेशन। बस लास्ट टर्म है क्रायो प्रेजर्वेशन। ठंडे के लिए इस्तेमाल होता है क्रायो, तो काफी ठंडक में -196 डिग्री सेल्सियस प्रिजर्व कर रहे हैं, इसको बोला जाता है क्रायो प्रेजर्वेशन। क्रायो प्रेजर्वेशन ऑफ पॉलन, ठीक है। तो आज के चैप्टर में इतना ही था। हमने पढ़ लिया मेल गैमेट कैसे बना, अब हम पढ़ेंगे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे जाएगा पॉलिनेशन में। अच्छा, उससे पहले ये भी पढ़ लें कि फीमेल गैमेट कैसे बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। थैंक यू। और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर करिए ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू अगेन।